देखिए आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड हार्डवेयर। तो देखिए प्रोपोजिशन में क्या क्या कंटेंट रहते हैं। तो सबसे पहले प्रोपोजिशन में हमारे सामने एक टाइटल आता है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर कनेक्टिव में क्या क्या है। तो कनेक्टिव में सबसे पहला हमारे सामने हेडिंग रहता है डिसजंक्टिव। और आई होप आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। अगर किसी को वीडियो क्लियर नहीं आ रही है देन तो देखिए डिसजंक्टिव क्या कहता है। डिसजंक्टिव को हम कहते हैं और याद रखिएगा टोटल 5 टाइप के कनेक्टिव्स रहते हैं जिनके नाम है डिसजंक्टिव, कंजंक्टिव, कंडीशनल, बाई कंडीशनल एंड निगेशन। तो इसमें जो हमारा पहला है डिसजंक्टिव, इसे हम कहते हैं और का मीनिंग होता है एनी वन ट्रू। तो देखिए इसके लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इट्स मीनिंग इज आइदर पी इज ट्रू और क्यू इज ट्रू और बोथ। यानी हम यहाँ पर मान रहे हैं कि अगर हमारे पास दो इनपुट रहते हैं और अगर दो में से एक भी इनपुट अगर ट्रू आता है तो आउटपुट जो आएगा इसका वो हमेशा ट्रू ही रहेगा। और यहाँ पर जो इसके सिंबल्स हैं ये आपको लर्न करने होंगे, लाइक प्लस है। फिर इसी का सेकंड है कंजंक्टिव, इसे हम कहते हैं एंड, और एंड का मीनिंग आपको मालूम है बोथ। तो यहाँ पर भी अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं लाइक पी एंड क्यू देन तो उस केस में यहाँ पर पी और क्यू के केस में अगर पी और क्यू दोनों में 1 रहता है तो यहाँ पर उस केस में आउटपुट 1 रहेगा, अदरवाइज 0। देन नेक्स्ट वन इज कंडीशनल। अभी मैं आपको ये ओरली बता रहा हूँ, अभी फिर मैं इनकी ट्रुथ टेबल बनाकर आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। पहले भी थोड़ा सा केवल बैकअप बना रहा हूँ, हल्का सा आपको आइडिया रहे कि क्या टॉपिक है। तो कंडीशनल का मतलब होता है कि अगर आइदर इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू। देन बाई कंडीशनल में अगर बोथ ट्रू बोथ फॉल्स रहते हैं तो आंसर रहता है 1, अदरवाइज 0। और निगेशन इनपुट का जस्ट अपोजिट होता है। अगर हमने इनपुट में दिया है 0 तो आउटपुट आएगा 1। चलिए हम इनकी ट्रुथ टेबल्स देख लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल्स के लिए देखिए यहां पर सबसे पहले हमारे सामने आया हुआ है नॉट। सबसे पहले हमारे सामने आया हुआ है नॉट। नॉट में हमने यहाँ पर क्या किया है, एक पी नाम का वेरिएबल लिया है। और याद रखिएगा जब टू वेरिएबल की बाइनरी टेबल बनाई जाती है तो यहाँ पर आउटपुट जो मैक्सिमम पॉसिबल हैं वो 2 रहते हैं। अगर सिंगल वेरिएबल इनपुट हो रहा है तो आउटपुट रहेंगे 2, और अगर वेरिएबल 2 इनपुट होते हैं देन आउटपुट रहते हैं 4। तो अगर सिंगल वेरिएबल है लाइक पी, और पी में अगर जो मैक्सिमम जो एल्जेब्रिक कर रहा हूँ बूलियन जो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं वो रहती हैं 0 और 1 को लेकर। तो यहाँ पर जो नॉट कहता है कि अगर पी में 0 आ रहा है जिसे हम लो मानते हैं तो आउटपुट हमारा 1 रहेगा यानी कि हाई। और अगर हमारा इनपुट ही 1 है तो आउटपुट रहेगा 0। तो यानी निगेशन को वैसे कनेक्टिव नहीं बोला जाता है क्योंकि ये सिंगल इनपुट पर वर्क करता है। अगर हमें इनपुट का अपोजिट आउटपुट लेना होता है तो हम वहाँ पर नॉट का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज और। तो देखिए और की ट्रुथ टेबल आपके सामने है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं लाइक पी एंड क्यू और यहाँ पर इनको लेकर सॉल्व किया है। तो और को हम प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। अब तो देखिए पी और क्यू में बताया गया था कि इफ एनी वन ट्रू, तो एनी वन के केस में देखिए फर्स्ट रो में 0 और 0 यानी दोनों आउट इनपुट फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स रहा है। जबकि सेकेंड रो टाइम में जब यहाँ पर 0 और 1 रहा यानी एक इनपुट क्यू जो है वो ट्रू कर रहा है अपने आप को, तो इसीलिए यहाँ पर जो आउटपुट है पी प्लस क्यू में वो 1 आ रहा है यानी कि ट्रू आ रहा है। सेकंड टाइम में 1 0 आ रहा है तो सेम वे में यहाँ पर 1 अपने आप को पी रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर आउटपुट में 1 आ जाएगा अगेन। और लास्ट में चेक करते हैं तो दोनों में ही 1 आ रहा है। जब दोनों में ट्रू आ रहा है तो आउटपुट तो ट्रू आएगा ही आएगा क्योंकि इसका नाम और है। तो और के बाद आते हैं एंड को लेकर। देखिए एंड में क्या है, एंड कहता है कि अगर दोनों इनपुट ट्रू हैं तभी आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहां पर देखते हैं तो फर्स्ट रो में दोनों आउटपुट फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स आया है। फर्स्ट सेकंड रो में हम देखते हैं तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो वहां पर भी फॉल्स है। और यहां पर अगर ध्यान से देखते हैं तो जो हमारी लास्ट रो है उस लास्ट रो में हमें दोनों जो इनपुट हैं वो हाई मिल रहे हैं यानी कि ट्रू हैं, तभी वहां पर आउटपुट जो है वो ट्रू रहेगा। तो ये था हमारा एंड को लेकर। एंड के बाद आते हैं
इम्प्लीकेशन यानी कि कंडीशनल। तो देखिए कंडीशनल में क्या कहता है, कंडीशनल आपको बस इतना लर्न रखना है कि 1 0 के केस में 0 रहेगा, यानी जब भी पहला इनपुट ट्रू हो और दूसरा इनपुट फॉल्स हो तभी हमारा जो रिजल्ट है यानी आउटपुट है वो फॉल्स रहता है, अदरवाइज हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो यहां पर 1 0 पर 0 रहेगा, अदरवाइज 1 ट्रू। लास्ट वन इज इक्विवेलेंस बाई कंडीशनल। याद रखिएगा एग्जाम में ये जो कनेक्टिव्स हैं ये डायरेक्टली नाम से और सिंबल से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए जो पहले पेज पर भी हेडिंग था कनेक्टिव, जहां पर इसकी ट्रुथ टेबल से पहले सिंबल्स वगैरह गिवन थे और इनके नाम, इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि मे भी एग्जाम में मैं इसे कंडीशनल की जगह पर इम्प्लीकेशन के नाम से पूछ सकता हूँ यानी दे सकता हूँ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसको हम क्या कहते क्या है। मालूम पड़ा कि मैं पूछ रहा था इम्प्लीकेशन और आप लिख रहे हो मुझे इक्विवेलेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट वन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या कहता है, इक्विवेलेंस कहता था बोथ ट्रू बोथ फॉल्स देन 1। तो यहां पर देखिए पहली रो में दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट आएगा ट्रू, और लास्ट में अगर हम चेक करते हैं तो दोनों इनपुट ट्रू हो रहे हैं तो भी आउटपुट आया है ट्रू, और रिमेनिंग ऑल फॉल्स, यानी कि जब सारे इनपुट ट्रू हो या सारे इनपुट फॉल्स हो तभी आउटपुट 1 या ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। फिर इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, रिलेटेड है। पहला है कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज क्या होता है, अगर हम किसी ट्रुथ टेबल को बनाते हैं, जैसे मैंने सामने ये बनाई हुई है सपोज, अगर मैं देखता हूं कि किसी ट्रुथ टेबल में जो हमारे रिजल्ट यानी आउटपुट्स आ रहे हैं, मैं यहां पर एग्जांपल के लिए बाई कंडीशनल की टेबल ले लेता हूं, तो यहां पर जो बाई कंडीशनल है हमारा, यहां पर पी बाई कंडीशनल क्यू हमने कॉलम को सॉल्व किया है, तो यहां पर देखते हैं आउटपुट जो 1 0 0 1 आए हुए हैं। तो यहां पर याद रखिए जो कंटीजेंसीज है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी भी ट्रुथ टेबल में जो आने वाले रिजल्ट्स हैं वो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, यानी वहां पर कहीं भी 1 और कहीं भी 0 आ रहा है, तो उस केस में हम उसे कंटीजेंसीज कहेंगे। और इसका अपोजिट है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या कहता है, टोटोलॉजी कहता है अगर किसी भी ट्रुथ टेबल में सारे 1 आते हैं आउटपुट तो वो टोटोलॉजी कहलाएगी, और इन द सेम वे अगर किसी भी ट्रुथ टेबल में सारे आउटपुट अगर फॉल्स आते हैं यानी कि 0 रहते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन कहलाएगा। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा देता हूं कैसे हमें पता चलेगा कौन सी टोटोलॉजी है कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो देखिए यहां पर मैंने एक कॉपी ली हुई है और मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो टोटोलॉजी का जो एग्जांपल है वो रहता है हमारा x प्लस एक्स डैश। याद रखिएगा जो x प्लस एक्स डैश है ये रिप्रेजेंट करता है टोटोलॉजी को, और जो हमारा x डॉट एक्स डैश है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फॉलेसी। हम इसे फॉलेसी भी कहते हैं और या फिर हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं, इसके दोनों नाम है। तो ये नाम इसका याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन के नाम से आए, मे बी ये फॉलेसी के नाम से भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल से हम प्रूफ कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर 1 और 0 आता है या नहीं आता है। तो चूंकि यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल जब मुझे गिवन है तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होंगी वो केवल 2 ही होंगी, 0 और 1 को लेकर। अब चूंकि मैं अगर यहाँ पर टोटोलॉजी को प्रूफ करना चाहता हूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक x बार नाम का कॉलम, तो मैं एक कॉलम ऐड करूंगा x डैश। अब चूंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो जो भी इनपुट आ रहा है उसका अपोजिट रहेगा हमारा आउटपुट, तो 0 के केस में रहेगा 1 और 1 के केस में रहेगा 0। अब चूंकि यहाँ पर मैंने दोनों कॉलम को सॉल्व किया बट अभी तक मैंने इन्हें और से रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे x प्लस एक्स डैश। जब हम यहाँ पर x प्लस एक्स डैश लगाएंगे तो प्लस का मीनिंग था और क्या कहता था, और कहता है कि इफ एनी वन ट्रू देन ट्रू। तो यहाँ पर चूंकि पहले रो में x डैश 1 दे रहा है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, सेकंड रो में x जो है वो 1 दे रहा है तो आउटपुट आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने x प्लस एक्स डैश को जब सॉल्व किया तो जो हमें दोनों रिजल्ट मिले ये 1 1 आए हैं। इट मीन्स ये प्रूव हो जाता है कि जो x प्लस एक्स डैश है वो एक टोटोलॉजी है। अब मैं इसी का अपोजिट हैंड पर x डॉट एक्स बार ले लेता हूं, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं x डॉट एक्स डैश। तो चूंकि यहाँ पर दोनों कॉलम मुझे ऑलरेडी सॉल्व मिल रहे हैं, और डॉट कहता है, डॉट का मीनिंग होता है एंड, और एंड क्या कहता है कि अगर दोनों इनपुट ट्रू होंगे तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। तो चूंकि यहाँ पर दोनों इनपुट नहीं हो पा रहे हैं तो आउटपुट आएगा फॉल्स, यहाँ पर भी दोनों इनपुट नहीं हो पा रहे हैं तो आउटपुट आएगा फॉल्स। तो फाइनली यहाँ पर जो है हमारा वो कॉन्ट्राडिक्शन सॉल्व हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर जो हमारी फॉलेसी बन रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा एग्जाम में ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास 11th नहीं क्लास 12th में भी अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। और याद रखिएगा कॉन्ट्राडिक्शन का ही सेकंड नेम है फॉलेसी, और वो इसे प्रूव भी करवा सकता है ट्रुथ टेबल के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। बस आपको एग्जाम में इसी तरह से इसे सॉल्व कर देना है।
तो यहाँ पर हमारे ये छोटे छोटे टॉपिक्स फिनिश होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंटीजेंसीज हो गया, टोटोलॉजी हो गया। देन नेक्स्ट वन इज कन्वर्स। यस, तो देखिए कन्वर्स क्या चीज है। अगर आपने अपनी बुक खोली हो तो देख लीजिएगा, पेज नंबर 68 पर गिवन है ऑलरेडी कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स का मीनिंग होता है, कन्वर्स कहता है कि अगर हमें एक्सप्रेशन गिवन है P कंडीशनल Q और हमसे पूछा जाता है कि P कंडीशनल Q का कन्वर्स क्या बनेगा, तो आप याद रखिएगा कन्वर्स में कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर देना है और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो यानी अगर मैं P कंडीशनल Q का कन्वर्स अगर सॉल्व करता हूं तो आंसर आएगा Q कंडीशनल P, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड वन कन्वर्स के बाद आता है इसी में इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है? अगर मुझे एक्सप्रेशन गिवन है P कंडीशनल Q का इनवर्स क्या होगा, तो P कंडीशनल जो इनवर्स होगा, इनवर्स कहता है कि वहां पर नॉट लगा दीजिएगा दोनों पर। तो यहां पर हम P को और Q को पहले एज इट इज रखेंगे और बाद में इन दोनों पर ही नॉट यानी कि डैश लगा देंगे, क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है नॉट। फिर इसी के बाद एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है? ये कहता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्स एंड इनवर्स। तो यानी अगर मुझे एक एक्सप्रेशन गिवन है P कंडीशनल Q और मुझसे पूछा जाता है कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका होगा, आपको पहले तो साइड चेंज कर देनी है और फिर चूंकि इन पर नॉट नहीं लगा हुआ है तो हम नॉट लगा देंगे। और यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, अगर मुझे एक्सप्रेशन में दिया जा रहा है कि P कंडीशनल Q डैश का कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाइए, तो आपको ये याद रखना होगा कि यहां पर कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाते समय अगर किसी भी वेरिएबल पर डबल डैश आता है तो वो रिमूव हो जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा, अगर P कंडीशनल Q डैश का अगर मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाता हूं तो मुझे रिसीव होगा Q कंडीशनल P डैश। तो यहां पर मैंने Q पर डैश नहीं लगाया है क्योंकि रीजन है Q पर ऑलरेडी एक डैश लगा था और जब हम इसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो यहां पर Q पर डबल डैश हो जाएगा। और अगर आपने पढ़ा हो बूलियन के लॉ में तो यहां पर इन्वॉल्यूशन लॉ अप्लाई होता है, डबल डैश इक्वल टू इग्नोर हो जाता है वो। तो ये हमारे टॉपिक थे और याद रखिएगा इन टॉपिकों से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए आगे, इसके बाद यहां पर आपके टेबल 2.6 में कुछ बूलियन के लॉ गिवन हैं। जो बूलियन के लॉ गिवन है आपको इन लॉ को एज इट इज याद करना है, क्योंकि याद रखिएगा इनका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अगर आप इन्हें लर्न नहीं करेंगे तो आपके कई क्वेश्चन रुक सकते हैं। और इससे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, एक तो याद रखिएगा यहाँ पर एग्जाम्स में अक्सर लॉ का नाम गिवन होता है तो लॉ पूछ सकता है एग्जाम में, या हो सकता है वो आपको लॉ दे दे और पूछे ये कौन सा नाम है, सॉरी इस लॉ का नाम क्या है, ये पूछ सकता है वो आपसे। और थर्ड इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि किसी भी एक लॉ को वो कहता है प्रूफ करके दिखाइए। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन मान लेता हूँ कि मुझे एक कम्यूटेटिव क्वेश्चन कहता है अगर प्रूव एनी वन कम्यूटेटिव लॉ। अब चूंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू Q प्लस P, यानी कि अगर मैं साइडें चेंज करूंगा तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए प्रूफ करने के लिए यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि टोटल जो मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, P और Q। तो मैं यहाँ पर एक 2 वेरिएबल बाइनरी टेबल बनाऊंगा P और Q को लेकर। अब चूंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो जो आउटपुट्स होते हैं वो 0 0 1 1 के ऑर्डर में चलते हैं, 0 1 0 1, ये हमारी टेबल बनी। अब मैं यहाँ पर लॉ को प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं P प्लस क्यू को सॉल्व करूंगा और P प्लस क्यू में चूंकि यहाँ पर और लगा है तो और का मतलब होता है इफ एनी वन ट्रू। एनी वन ट्रू का मीनिंग हुआ यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो यहाँ पर मैंने P प्लस क्यू में जो रिजल्ट मिले, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या Q प्लस P में सेम रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा इसका राइट हैंड साइड Q प्लस P, और Q प्लस P पे अगर मैं चेक करता हूं तो चूंकि यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रही है, पहले में दोनों फॉल्स हैं, देन ट्रू देन ट्रू देन ट्रू। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखें तो प्रूफ हो रहा है कि जो P प्लस Q के रिजल्ट आए हैं सेम वही रिजल्ट Q प्लस P के केस में भी आते हैं, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं तो एक और लॉ ले सकता हूं, मैं एक डी मॉर्गन को लेकर और सॉल्व कर लेता हूं। सपोज
एग्जाम में अगर मुझसे पूछा जाता है कि प्रूव एनी वन डिमॉर्गन लॉ, तो डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है? डिमॉर्गन लॉ कहता है कि ए प्लस बी का जो होल डैश है ये बराबर होता है ए डैश डॉट बी डैश के। ये डिमॉर्गन लॉ है। तो यहाँ पर इसे हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे हम ए और बी को लेकर। तो 0 0 1 1 देन 0 1 0 1। अब यहाँ पर कॉलम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक तो ए का डैश चाहिए होगा और बी का भी डैश चाहिए होगा। तो पहले मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ ए डैश और एक कॉलम ऐड करता हूँ बी डैश। तो ए डैश में मुझे क्या करना होगा? ए का अपोजिट कर देना है। तो जो 1 1 हो जाएगा, ये 0 0 रहेगा। और मैं अगर बी डैश देखता हूँ तो बी का अपोजिट करूंगा, देन 1 0 1 0। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? ए प्लस बी को सॉल्व करना होगा लेफ्ट हैंड साइड को देखने के लिए। तो ए प्लस बी सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस का मतलब होता है और। तो और का मीनिंग क्या है? अगर एनी वन ट्रू, तो यहाँ पर देखते हैं ट्रू क्या है। पहला फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब अगर ये इक्वेशन कह रही है, इक्वेशन कह रही है ए प्लस बी का जो होल डैश लगा लिए, तो हमने अभी केवल ए प्लस बी को सॉल्व किया, अभी इसका होल डैश रह गया है। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल डैश। और जब होल डैश करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिला है हम इसी का अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0। तो यहाँ पर हमें ए प्लस बी का होल डैश मिला, यानी अभी हमने केवल लेफ्ट हैंड साइड को चेक किया है। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या करना होगा? जो मैंने अभी ए डैश और बी डैश निकाला, इन दोनों के बीच में मुझे डॉट लगाना होगा। तो डॉट लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इनके बीच में हमने यहाँ पर जो ए डैश और बी डैश सॉल्व किया, इनके बीच में हम एंड लगा देंगे। वो डॉट कहता है एंड। तो एंड का मीनिंग क्या था? कि अगर सारे ट्रू हैं तभी ट्रू रहेगा। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 0 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही साइड यहाँ पर प्रूफ हो जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह से हम किसी भी लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए डिमॉर्गन लॉ ले लिया है प्रूफ करने के लिए। अब इसी से बेस करके मैं एक दो ट्रुथ टेबल्स के क्वेश्चन और देख लेता हूं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जरा अपनी बुक चेक करिएगा। देखिए एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। एग्जांपल 2.2 यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट p कंडीशनल q इज इक्विवेलेंट टू q डैश कंडीशनल p डैश। तो यहाँ पर चूंकि मुझे दो वेरिएबल गिवन है p और q, तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल को लेकर पहले एक बाइनरी टेबल बनाई p और q को लेकर। उसके बाद चूंकि मुझे यहाँ पर देख रहा था इन दोनों का मुझे डैश भी सॉल्व करना है, तो फिर मैंने एक q डैश नाम का कॉलम ऐड किया और एक p डैश नाम का कॉलम ऐड किया है। फिर हमने यहाँ पर आकर p कंडीशनल q निकाला। तो कंडीशनल में मैंने आपको बताया था कि ट्रू, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो भी आंसर फॉल्स आएगा। तो 1 0 पर 0 आएगा और बाकी सारे 1। तो यहाँ पर p कंडीशनल q सॉल्व हो गया। अब हमें इसका राइट हैंड सॉल्व करना था। तो हमने चूंकि q डैश और p डैश को पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, अब हमें क्या करना होगा? इनको बीच में कंडीशनल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर याद रखिए चूंकि पोजीशन में पहले q आ रहा है और p बाद में आ रहा है, तो मुझे पहले q को प्लेस देना होगा। तो मैं देखूंगा यहाँ पर 1 0 मुझे जो मिल रहा है वो थर्ड रो में मैच हो रहा है। तो 1 0 पर 0 रहेगा और बाकी के सारे आ जाएंगे 1। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि जो p कंडीशनल q में रिजल्ट्स आ रहे हैं आउटपुट के, सेम q डैश कंडीशनल p डैश में भी हमें रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से टेबल प्रूफ हो जाती है। याद रखिएगा ट्रुथ टेबल का एक या दो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। नाउ अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं लॉजिक गेट्स की तरफ। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट फॉर क्लास 11 बट ऑल्सो फॉर क्लास 12। तो देखिए लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। याद रखिएगा किसी भी एल्जेब्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिक गेट्स का यूज किया जाता है। और जो हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं वो केवल 3 कैटेगरी के होते हैं। मेन जो गेट्स हैं वो 3 कैटेगरी के हैं, इन्वर्टर गेट, और गेट एंड एंड गेट। तो यहां पर इन्वर्टर को देखते हैं, जिसे हम नॉट से नाम से जानते हैं। तो नॉट क्या है? जो अभी कनेक्टिव देखे थे, ये बिल्कुल कनेक्टिव पे ही डिपेंड करता है। जो भी हमारा इनपुट आ रहा है आउटपुट हमेशा उसका अपोजिट रहता है। तो अगर इनपुट में हमने लो पास किया है तो आउटपुट आएगा हाई, और अगर हमने इनपुट में हाई पास किया तो आउटपुट आएगा लो। इन द सेम वे अगर देखिए यहाँ पे इसी को टेबल से शो किया है, 0 पे 1, 1 पर 0। और बात आती है इसके सर्किट की, तो याद रखिएगा ये सिंबल आपको लर्न करने होंगे। और इन्वर्टर जो है वो इकलौता ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट रहता है, इसमें कभी भी एक से ज्यादा इनपुट पॉसिबल नहीं होते हैं। देन और गेट पर आते हैं।
और गेट क्या कहता है, और गेट कहता है सेम वे में जैसे भी हमने किया था अपना कनेक्टिव और, तो यहाँ पर और मीनिंग है इफ एनी वन ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, पहले उसमें टेबल में दो वेरिएबल को लेकर एक बाइनरी टेबल गिवन है, और यहाँ पर चूंकि और का मीनिंग है एनी वन ट्रू, तो देखिए पहली रो को छोड़कर सारे वन आ रहे हैं। और वैसे अगर आप शॉर्टकट में से लर्न करना चाहें तो याद रखिएगा, और में पहली रो को छोड़कर सभी वन रहते हैं हमेशा, चाहे वो वेरिएबल 2 हो, चाहे वो वेरिएबल 3 हो, या वो वेरिएबल 4 हो, क्योंकि याद रखिएगा ट्रुथ टेबल मोस्टली इन्हीं तीन पर चलती हैं, या तो 2 वेरिएबल, या तो 3 वेरिएबल, या तो 4 वेरिएबल। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा और क्लियर हो जाता है। अब और के सर्किट को लेकर आपको इसकी शेप याद रखनी होगी, जो इसकी शेप है। तो और को यहाँ पर इस तरह से किया जाता है सॉल्व। तो अगर 2 वेरिएबल का और गेट है तो आपको इस डायग्राम को यूज करना होगा, 3 पर ये और 4 पर ये, तो आपको इन्हीं को यूज करना होगा केवल। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड पर। देखिए एंड सेम वे में कहता है, एंड का मीनिंग है इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप कभी भी एंड गेट को सॉल्व कर रहे हैं ट्रुथ टेबल में, तो आपको ये शॉर्टकट तरीका है कि हमेशा लास्ट रो में 1 डाल के बाकी सब में 0 डाल दीजिए, चाहे वेरिएबल कितने भी क्यों ना हो, चाहे वेरिएबल 2 हो, 3 हो या 4। याद रखिएगा, जब भी एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनती है तो हमेशा लास्ट रो में 1 रहता है और बाकी सारे 0। अगर आप चाहें तो दोनों टेबल्स को टैली कर सकते हैं। और इनकी शेप्स को लेकर आपको लर्न करना होगा, याद रखना होगा कि किसमें क्या है। याद रखिएगा, अभी मैं पहले ये चैप्टर फिनिश कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको अभी प्रोग्रामिंग को लेकर भी डिस्कशन करूंगा। तो पहले हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, जल्दी फिनिश हो जाएगा, आसान टॉपिक है वैसे भी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स थे, और, नॉट एंड। बाकी कुछ एडिशनल लॉजिक गेट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉर, नैंड। और ये भी याद रखिएगा, ये जो नॉर और नैंड है ये यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। यूनिवर्सल गेट्स कैसे कहलाते हैं? क्योंकि यूनिवर्सल गेट्स वो गेट्स कहलाते हैं जिनसे कोई भी गेट ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर आप नॉर को ध्यान से देखें तो नॉर से हम जो नॉर जो है वो कॉम्बिनेशन है नॉट प्लस और का, यानी अगर मैं और में नॉट लगा देता हूं तो मुझे नॉर रिसीव होगा। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखते हैं तो देखिए नॉर्मली और में क्या होता था कि अगर एक भी इनपुट ट्रू होता था तो वहां आउटपुट ट्रू आता था, बट यहां पर अपोजिट हो गया क्योंकि यहां पर नॉट लगा दिया गया है और के साथ। तो यहां पर और जब लगाया गया है तो देखिए यहां पर फर्स्ट रो में 1 आ रहा है, बाकी सारे के सारे 0 चल रहे हैं। और सेम वे में यहां पर 3 वेरिएबल में भी यही किया जा रहा है। तो यहां पर भी पहली रो में 1 आ रहा है, यानी अगर आप चाहें तो इसे नॉर गेट को अगर ट्रुथ टेबल बनाने को आती है तो आप पहली रो में 1 डाल दीजिएगा और बाकी सारे 0 कर दीजिएगा। सर्किट में आपको क्या करना होगा, देखिए इन्होंने बताया कि यहां पर और गेट बनाइए, उसके आगे एक नॉट लगा दीजिए। ये तो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव। इसी को अगर शॉर्ट करते हैं सर्किट को तो यहां पर देखिए डायरेक्टली आप और के आगे एक हल्का सा सर्किल अगर बना देते हैं तो ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। तो ये हम नॉर गेट के लिए इस सिंबल को यूज कर सकते हैं या फिर हम इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अगर 2 इनपुट है तो वेरिएबल तो वहां पर 2 इनपुट रहेंगे, 3 है देन 3, देन 4 है देन 4। देन आगे बढ़ते हैं नैंड गेट को लेकर। नैंड गेट जो है जैसा ये कम नाम है नॉट प्लस एंड, यानी कि एंड कहता था कि इफ ऑल द इनपुट आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। और चूंकि हमने उस पर नॉट लगा दिया तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा जब सारे इनपुट ट्रू होंगे तो मैं आउटपुट फॉल्स दूंगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए दोनों ट्रुथ टेबल्स को, तो यहां पर जब लास्ट रो में दोनों 1 आए हैं तभी आउटपुट में 0 आ रहा है और बाकी के सारे जो आ रहे हैं 1। यानी कि अगर नैंड गेट की ट्रुथ टेबल मुझसे कभी भी एग्जाम में बनवाई जाए तो सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि मैं लास्ट रो में 0 रखूं और बाकी के सारे 1 करता चला जाऊंगा। ये वो शॉर्टकट तरीका है जो आपको टेबल में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना अगर आप एक एक कॉलम को चेक करेंगे तो सॉल्यूशन में मे भी आप मिस्टेक कर सकते हैं, मे बी। अब बात आती है इसकी टेबल को लेकर सर्किट। तो सर्किट देखिए क्या कह रहा है। तो यहां पर भी इन्होंने क्या किया है कि एंड गेट के आगे नॉट लगा दिया है सेम वे में। आप शॉर्टकट में चाहें तो एंड के आगे एक छोटा सा सर्किल देकर भी नॉट लगा सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। बट याद रखिएगा एग्जाम में अगर 2 वेरिएबल ट्रुथ टेबल आती है तो आपको सर्किट भी 2 का बनाना होगा, 3 की आती तो 3 की, 4 का आता है देन 4 का। फिर ये नैंड और नॉर जो हैं ये तो हमारे यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। इनके अलावा कुछ और भी लॉजिक गेट्स हैं, जैसे एक एग्जांपल है एक्सॉर। अब एक्सॉर गेट क्या कहता है, देखिए एक्सॉर का मतलब है एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ कि जितने भी हमारे बूलियन वेरिएबल्स हैं
यानी कि जहां 0 0 हम जिसे कह रहे हैं, अगर ये इवन आते हैं, इनका जो सम है अगर वो इवन आता है तो आउटपुट 0 रहेगा, और अगर यहाँ पर इनका सम ऑड आता है तो जो आउटपुट है वो 1 रहता है। तो आप इसे आपको इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपको याद हो जाए। और याद रखिए यहाँ जो आउटपुट है ना, ये हमेशा 1 और 0 के बेसिस पर ही चलेगा। आपको ये चेक करना होगा कि जो इनपुट में वेरिएबल हमें गिवन है उनका जो सम है वो आ क्या रहा है। तो यहां पर इनका अगर हम सम चेक कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये रहेगा हमारा, और यहां पर इसके सर्किट के लिए क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर मैं इस x को छुपा देता हूं तो यहां पर ये रह जाता है केवल और गेट। तो यानी मुझे अगर एक्सॉर गेट बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, और गेट से पहले एक और एक्स्ट्रा कर्व लगा देना है। अगर मैं एक और एक्स्ट्रा कर्व लगा दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा एक्सॉर गेट। फिर आता है हमारा एक्सनॉर गेट। ये एक्सनॉर गेट जो है ये अपोजिट है जस्ट एक्सॉर गेट का। तो एक्सनॉर क्या कहता है कि नॉट लगा दीजिए, यानी कि अभी जैसे हम पीछे इवन पर 0 और ऑड पर 1 लेके चल रहे थे, यहां पर अपोजिट होगा, हम इवन पर 1 लेके चलेंगे और ऑड पर 0, उसी का जस्ट अपोजिट। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर नॉ एक्सॉर में एक्सनॉर और एक्सनॉर में एक्सॉर लगाते हैं, तो थोड़ा सा इसे ब्रेन में बैठा लीजिएगा कि कहाँ पर 1 और कहाँ पर 0 है, क्योंकि अक्सर इवन और ऑड जो है वो बच्चों के पलट जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और अगर आप यहाँ पर एक्सनॉर गेट की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले एक्सॉर गेट बनाकर उसके आगे एक छोटा सा नॉट लगा दिया गया है। सेम वे में डिपेंड करता है कि 2 वेरिएबल है या 3, तो सर्किट भी हम उसी हिसाब से यूज करेंगे 2 और 3 को लेकर। फिर देखिए कुछ सर्किट्स आते हैं बनाने के लिए, जैसे हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि डिजाइन अ सर्किट टू रिलीज द फॉलोइंग एफ ए बी सी ए बी प्लस ए सी डैश प्लस बी डैश ए डैश सी। तो यहां पर हमें किसी भी सर्किट को कैसे बनाना होता है, तो हमें करना क्या है, पहले हमें इस सर्किट को तोड़ लेना है। तोड़ना कैसे है, मीन यहां पर देखिए तो यहां पर 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन है। पहला एक्सप्रेशन है ए बी, दूसरा एक्सप्रेशन है ए सी डैश, और थर्ड एक्सप्रेशन है बी डैश ए डैश सी। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरे सर्किट को छुपाकर सिर्फ मैं क्या करूंगा, पहले इस ए बी को सॉल्व करूंगा। तो इस ए बी के लिए मुझे क्या करना होगा, एक एंड गेट बनाना है जिसमें मुझे ए बी का इनपुट पास कर देना है केवल। फिर मुझे दिख रहा है कि इसी के जस्ट साथ में ही ए सी डैश चल रहा है। जब ए सी डैश चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक और एंड गेट बनाऊंगा, और उसमें ए जो है वो मेरा रिप्रेजेंट करे, इनपुट करेगा पॉजिटिवली, बट यहां पर जो सी नाम का वेरिएबल है ये इनपुट करेगा नेगेटिवली। ये सी नेगेटिव से इनपुट होना है। फिर थर्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो वहां पर 3 वेरिएबल चल रहे हैं बी डैश ए डैश सी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक और एंड गेट बनाएंगे और उसमें हम 3 इनपुट रखेंगे, जिसमें बी और ए को नेगेटिव से इनपुट देंगे और सी को पॉजिटिवली। तो यहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन है ये पूरा सॉल्व हो रहा है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी एक्सप्रेशंस के बीच में हमें यहाँ पर बीच में प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, और जो प्लस का साइन है आपको वही बताया था मैंने, ये और को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या करना होगा, इन सभी को और एक और गेट से पास करना होगा। तो यहाँ पर जो 3 आउटपुट्स आए थे उन तीनों आउटपुट को हम एक और गेट में इनपुट देंगे, जो फाइनली हमें रिसीव होगा वो हमारा एफ कहलाएगा। अब देखिए मैं इनके टर्म्स क्लियर कर दे रहा हूं। तो चूंकि यहाँ पर ए और बी इनपुट हुए थे और चूंकि एंड में कंबाइन हो रहे हैं तो ये ए बी बन जाएगा। यहाँ पर ए और सी डैश इनपुट हुए थे तो ये कंबाइन होकर ए सी डैश बन गया, सेम वे में ये बना। अब चूंकि इन सभी को और से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इन जब तीनों टर्मों को हम कंबाइन करेंगे तो हम इनके बीच में प्लस का साइन लगाकर इसे बना देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का डिजिटल सर्किट बना सकते हैं। तो मैंने अभी एक सर्किट लिया था एंड को लेकर, अब एक ले रहा हूं मैं और को लेकर। देखिए और को लेकर क्या है, और को लेकर हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है कि x प्लस वाई और x डैश प्लस जेड डैश और y प्लस जेड। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3 टर्म आ रहे हैं, इनके बीच में प्लस का साइन है या प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इट मीन्स मुझे यहाँ पर और गेट बनाना होगा। तो यहाँ पर पहले मैं पहला एक और गेट बनाऊंगा जिसमें x और y से इनपुट पास कर दूंगा, जो कि दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड टर्म में देखा मैंने कि x और z पर दोनों पर डैश दिया जा रहा है, तो मैं x और z दोनों को नेगेटिव से इनपुट पास करूंगा। थर्ड टर्म में मैं चेक करता हूं तो मुझे y और z दिया जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर y और z को लेकर इनपुट पास किया। सेम वे में मुझे दिखाई दे रहा है कि इन सारे टर्म्स के बीच में डॉट का साइन है, क्योंकि डॉट का जब साइन आता है तो वो एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में एक एंड गेट बनाकर इन तीनों आउटपुट्स को इसमें इनपुट में पास कर देंगे, और फाइनली जो हमें रिसीव होगा वो एफ कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा और गेट का सर्किट बन जाता है। अब आते हैं कुछ सर्किट जिन्हें हम नैंड टू नैंड और नॉर टू नॉर भी कहते हैं। अगर कभी भी
किसी क्वेश्चन में आता है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, तो आप एंड और के बेसिस पर बनाएंगे सर्किट। लेकिन अगर वो कहता है कि आपको नैंड टू नैंड ही बनाना है या नॉट टू नॉर ही बनाना है, तो याद रखिएगा जो भी एक्सप्रेशन दी जा रही है वहां पर जो इनपुट और आउटपुट्स हैं वो सारे सेम उसी गेट से रिप्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है लाइक एक्स वाई जेड डैश प्लस जेड एक्स डैश, वो कह रहा है इसको लेकर नैंड टू नैंड बनाइए। तो चूंकि पहले टर्म में 3 इनपुट हैं एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लिए। क्योंकि जेड को नेगेटिव से दिया जा रहा है तो जेड पे डैश लगा दिया गया है, फिर नैंड गेट लगा दिया है। फिर सेकंड टर्म में चेक करते हैं तो जेड एक्स डैश है तो जेड पॉजिटिव रहेगा, एक्स को डैश में इनपुट किया गया है। क्योंकि यहाँ पर नैंड टू नैंड कह रहा है तो मैं यहाँ पर, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि बीच में और का साइन है, बट मैं यहाँ पर और का यूज नहीं करूंगा, मैं इसके यहाँ पर एन नैंड का ही यूज करूंगा। तो नैंड में हम जब दोबारा नैंड लगाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एज इट इज होगी। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ वैल्यूज इरेज कर दी हैं जिसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड डैश था और मैंने नैंड गेट निकाला तो मुझे यहाँ पर मिलेगा एक्स वाई जेड डैश, और यहाँ पर मुझे मिलेगा जेड एक्स डैश। और जब यहाँ पर हम दोबारा से इसमें नॉट, और यहाँ से देखिए तो ये इनपुट हो रहे थे बट यहाँ पर नॉट लग रहा था, तो जब कंबाइन नॉट लगता है तो ये कहलाता है होल डैश। सेम वे में यहाँ पर भी अगर देखें तो इनपुट हो रहे थे अलग अलग, बट जब ये कंबाइन हुए तो इनके बीच में नॉट भी लग गया, तो ये कहलाएगा होल डैश। और इस होल डैश को जब मैं दोबारा से एक नॉट से पास करूंगा तो यहाँ पर जो होल डैश है वो डबल हो जाएगा। और जब होल डैश डबल हो जाता है तो वहां पर तुरंत इन्वॉल्यूशन लॉ अप्लाई होता है, और इन्वॉल्यूशन कहता है कि एक्स डबल डैश इक्वल टू एक्स, यानी कि जो डबल डैश आया उसे रिमूव कर दीजिए, एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए। तो यहाँ पर वही काम किया गया है। तो इस तरह से नैंड टू नैंड का सर्किट बनता है। सेम वे में हम अगर नॉट टू नॉर कोई बनाना चाहते हैं सर्किट, तो देखिए नॉट टू नॉर का ले लेते हैं एक सर्किट। जैसे यहाँ पर दिया गया एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स को नॉट टू नॉर रिप्रेजेंट करना है हमें। तो यहाँ पर हमने पहले एक नॉर में एक्स और वाई को लेकर दिया, दूसरे में वाई और जेड को लेकर दिया, देन जेड और एक्स को लेकर दिया। और चूंकि इन्हें नॉर से दिखाना था तो यहाँ पर वापस हमने एक नॉर गेट लगाया और इन्हें पास किया। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई का जो है वो होल डैश लग जाएगा, यहाँ पर वाई प्लस जेड का होल डैश लग जाएगा, यहाँ पर जेड प्लस एक्स का होल डैश लग जाएगा। और इस तीनों होल डैश पे जब वापस एक होल डैश लगेगा नॉट, इस नॉट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ और के साथ साथ, तो ये हमें वापस पॉजिटिवली आउटपुट मिल जाएगा। अब आते हैं, देखिए चैप्टर आपका लगभग लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है, बस 10% रह गया है, थोड़ा सा ध्यान और दीजिएगा। अगला टॉपिक है और इस पर एक नहीं तो कम से कम 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, जिसका नाम है एडर। देखिए एडर क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये जैसा डेफिनेशन का गया वी आर फैमिली विद एएलयू। जैसे एएलयू का वर्क क्या होता है, सीपीयू में जितना भी अर्थमेटिक और लॉजिकल वर्क होता है वो करना उसका काम होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारे बाइनरी नंबर्स यानी डेसिमल नंबर्स या बिट्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो ऐड करने का, बाइनरी को ऐड करने का जो फॉर्मूला है वो हमें गिवन है कि 0 प्लस जो है 0 है वो 0 के बराबर होता है, 0 प्लस 1 जो है वो 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, 1 और 1 10 कहलाता है। और यहाँ पर अगर ट्रिपल 1 आता है तो ये 11 बन जाता है। तो ये तो इसके बाइनरी एडिशन के फॉर्मूले हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में आपने ऑलरेडी सीखे होंगे आई होप। अब आते हैं एडर्स को लेकर। तो याद रखिएगा यहाँ पर एडर्स जो हैं वो 2 टाइप के रहते हैं, एक होता है हाफ एडर और एक होता है फुल एडर। हाफ एडर क्या कहता है, जब हम 2 बिट्स को आपस में ऐड करते हैं तो वो हाफ एडर कहलाता है, और जब हम 3 बिट्स को आपस में ऐड करते हैं तो वो फुल एडर कहलाता है। याद रखिएगा एडर कोई भी हो, हाफ हो या फुल, ये हमेशा 2 ही आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, सम एंड कैरी। तो यानी अगर हाफ एडर बनाएंगे हम तो भी हमें 2 रिजल्ट मिलेंगे सम और कैरी को लेकर, और अगर हम फुल एडर बनाएंगे तो भी हमें 2 ही रिजल्ट मिलेंगे सम और कैरी को लेकर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सम की, अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि आपकी सम करने की हाफ एडर में बूलियन इक्वेशन क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक्स और जो प्लस का साइन को सर्किल के अंदर बना दिया गया है ये कहलाता है एक्सॉर। याद रखिएगा हाँ, अगर कभी भी प्लस का साइन लगाकर उसे सर्किल के अंदर रखा जाता है तो ये एक्सॉर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सॉर का साइन है, इसे याद रखिएगा। तो अगर मैं हाफ एडर का सम सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे एक्स एक्सॉर वाई को सॉल्व करना होगा, और अगर मैं कैरी को सॉल्व करना चाहता हूं तो कैरी का मीनिंग होता है एंड, तो यहां पर मुझे एक्स डॉट वाई को सॉल्व करना होगा। अब देखिए मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, अगर हम इसकी टेबल बनाते हैं तो चूंकि यहाँ पर याद रखिएगा 2 बिट ऐड हो रहे थे, तो जब 2 बिट ऐड होते हैं तो यहाँ पर 2 वेरिएबल रहेंगे लाइक एक्स और वाई को लेकर, तो यहाँ पर एक 2 वेरिएबल की बाइनरी टेबल मैंने बनाई हुई है। फिर यहाँ पर देखते हैं कैरी और सम को लेकर, तो कैरी कह रहा था कि कैरी की मतलब था एंड,
और एंड का मीनिंग क्या होता था, इफ ऑल द इनपुट आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। ठीक है, तो यहां पर कैरी को चेक करते हैं, कैरी में हमें जो अपने इनपुट हैं वो लास्ट रो में दोनों वन मिल रहे हैं, तो यही रीजन है कि यहां पर कैरी करते समय केवल लास्ट रो में वन आ रहा है, बाकी तीन में जीरो, क्योंकि यहां पर एंड का यूज किया जा रहा है। फिर आते हैं सम की तरफ। तो देखिए सम में क्या है, सम का मीनिंग है कि अगर मैंने बोला था आपको एक्स एक्सॉर वाई, तो ये एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल आपको याद करनी होगी। एक्सॉर गेट कहता था कि अगर इवन आ रहा है तो जीरो दे दीजिए, और अगर ऑड आ रहा है तो वन दे दीजिए। तो यहाँ पर जो कि इन दोनों बाइनरी नंबर्स का सम इवन आया तो जीरो पास किया गया, इन दोनों का सम भी इवन आएगा तो वो भी जीरो पास किया गया, ऑड पर आ गया वन। तो यानी अगर आप लॉजिक गेट्स की अगर ट्रुथ टेबल्स को सीख लेते हैं तो उससे हमारा हाफ और फुल एडर भी सॉल्व हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा हाफ एडर का ये ट्रुथ टेबल रहा। अब आते हैं इसके सर्किट पर। तो सर्किट भी इसका बूलियन इक्वेशन से निकलता है, क्योंकि बूलियन इक्वेशन कह रही थी कि एक्स एक्सॉर वाई, और एक एक्स सम कैरी कह रहा है एक्स डॉट वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक्सॉर गेट के लिए एक एक्सॉर गेट बनाएंगे, उसमें दो इनपुट पास कर देंगे एक्स और वाई को लेकर, और चूंकि हमें यहाँ पर कैरी को सॉल्व करना है तो कैरी के लिए हम क्या करेंगे, एक एंड गेट बनाएंगे और उसमें हम इनपुट दे देंगे एक्स और वाई को लेकर। तो यहां जो रिजल्ट हमें मिलेगा ये कहलाएगा हमारा सम, और ये कहलाएगा हमारा कैरी। तो इस तरह से याद रखिएगा हाफ एडर पे आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो याद रखना है, जब टू बिट्स को ऐड किया जाता है तो वो हाफ एडर कहलाएगा। आपको इसकी याद रखिएगा दो आउटपुट्स आते हैं, सम एंड कैरी, इनकी दोनों की बूलियन एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है। एक्सप्रेशन के अलावा एग्जाम में ट्रुथ टेबल आती है, ट्रुथ टेबल के साथ साथ इसका सर्किट डायग्राम भी आता है, वैसे बहुत आसान है। अब आ रहा हूं मैं फुल एडर पर। तो देखिए फुल एडर क्या कह रहा है, फुल एडर कह रहा है इट इज अ लॉजिक सर्किट दैट कैन ऐड थ्री बिट्स। यानी यहां पर क्या होगा, जैसे अभी तक हम टू वेरिएबल पर वर्क कर रहे थे, वही सारा वर्क हमें थ्री पर फॉलो करना है। अगर हम थ्री पर फॉलो करेंगे तो वहां पर हमें फुल एडर मिल जाएगा। तो यहां पर सम जो आया है वो आ रहा है एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, क्योंकि जब टू वेरिएबल में एक्स एक्सॉर वाई था तो यहां पर एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड हो जाएगा। और अगर कैरी को देखते हैं तो वहां पर हमारा रहता था एक्स डॉट वाई, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, कैरी में रहता है हमारे पास एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये आपको याद करना है कि जब हम फुल एडर को सॉल्व करते हैं तो कैरी में मिलता है हमें एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, जबकि कैरी में हमें सॉरी सम में मिलता है एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, और कैरी मिलता है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब देखिए इन्हीं बुली इक्वेशन से इसकी ट्रुथ टेबल बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर ट्रुथ टेबल में क्या किया गया है, तो देखिए ट्रुथ टेबल में क्या किया है, क्योंकि तीन वेरिएबल थे तो हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड को लेकर तीन वेरिएबल की एक बाइनरी टेबल बनाई और कैरी निकाला। अब चूंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो कैरी है, देखिए यहाँ पर जो कैरी था हमारा वो तीन कॉलम सॉल्व करके लाया जा रहा है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो अगर आप चाहें तो आप इसे रट भी सकते हैं, और अगर कहें तो मैं इसे डिटेल में भी बता सकता हूं। चलिए मैं इसे बता ही देता हूं कि ये डायरेक्टली कैरी कैसे निकाला जाता है, और मैं भी फिर इसे बुक से टैली करके भी दिखा दूंगा। तो फिलहाल मैं यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं फुल एडर के लिए ट्रुथ टेबल। तो यहां पर हम फुल एडर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पर तीन कॉलम्स रहेंगे लाइक एक्स वाई और जेड। तो यहां पर जब थ्री वेरिएबल बाइनरी टेबल बनाते हैं तो याद रखिएगा 8 आउटपुट आते हैं, और आउटपुट के लिए आपको 4 टाइम 0 फिल करना है, फिर 4 टाइम 1, देन हाफ कर दीजिएगा। टू टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1, देन 0 1 0 1 0 1 0 1। तो यहां पर अब हम कैरी को चेक करते हैं। तो कैरी में क्या किया जा रहा था, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को सॉल्व किया गया था, यानी जो हमारा कैरी मिल रहा था वो मिल रहा था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को लेकर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम वाई जेड को सॉल्व करेंगे, फिर हम जेड एक्स को सॉल्व करेंगे। इन तीन चीज़ों को हमें पहले सॉल्व करना होगा। तो एक्स वाई क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीच में डॉट का साइन है, डॉट का मीनिंग माना जाता है एंड, तो मुझे एक्स वाई में चेक करना है, जब दोनों में वन आएगा तो मुझे वन लिख देना है। तो यहाँ पे चेक करते हैं दोनों में वन कहाँ आ रहा है, तो देखिए दोनों में वन लास्ट की दो रो में आ रहा है, बाकी सारे हो गए जीरो।
वाई जेड को चेक करते हैं, तो वाई जेड में मुझे 1 चाहिए दोनों में, तो वाई जेड में 1 मुझे एक तो यहां पर मैच हो रहा है, और फिर यहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखो, सभी कुछ बताऊंगा। टॉप चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, एडर के बाद ये फिनिश हो रहा है, इसके बाद प्रोग्रामिंग पर ही आऊंगा मैं। वाई जेड सॉल्व हो गया, देन जेड एक्स पर आते हैं। जेड एक्स को लेकर चलते हैं, तो हमें जेड और एक्स को वॉच करना है, तो इन दोनों में 1 कहाँ मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पर केवल मुझे लास्ट रो में दिखाई दे रहा है 1, और इसके अलावा यहाँ पर भी मुझे 1 दिखाई दे रहा है, बाकी के सारे हो गए 0। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे प्लस का साइन दिखाई दे रहा है इन तीनों के बीच में, तो जब मैं यहाँ पर कैरी को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या करना है, तीनों जो आउटपुट मैंने बनाए हैं इनको मुझे प्लस से रिप्रेजेंट कर देना है, यानी कि और के साथ। तो मैं क्या करूंगा, और में क्या कहता है, एनी 1 ट्रू, तो यहाँ पर 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया, बाकी के सारे हो गए हमारे 0। तो यहाँ पर हमारा जो है वो आ चुका है। सॉरी, यहाँ पर हमारा एक्स वाई भी 1 था, तो यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको मैच करा देता हूँ, अगर आप चाहें तो अपनी बुक से मैच कर सकते हैं कि जो मैंने कैरी सॉल्व किया है ये डिटेल में है, और जो आपकी बुक में गिवन है वो डायरेक्टली शॉर्टकट में कर दिया गया है। बुक से मैच कर सकते हैं अपनी। और अगर सम को देखते हैं, तो चूंकि सम क्या कह रहा था, सम कह रहा है एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, तो सेम वे में पहले मुझे इसके लिए पहले एक्स एक्सॉर वाई को सॉल्व करना होगा, और फिर जब एक्स एक्सॉर वाई मेरे पास आ जाएगा तो मैं वहां पर एक्सॉर जेड और सॉल्व कर दूंगा, तो मुझे सम मिल जाएगा। अब आ रहा हूं मैं इसके सर्किट की तरफ, तो देखिए सर्किट में क्या है, जैसा इसकी एक्सप्रेशन थी, कैरी करने के लिए मुझे चाहिए था एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो मैं देख रहा था वहां पर सभी के बीच में डॉट लग रहा था, डॉट का मतलब होता है एंड, तो पहले 3 एंड गेट बनाइए, पहले में इनपुट करना एक्स वाई, दूसरे में वाई जेड, तीसरे में जेड एक्स। इन तीनों एंड को जब आप कंबाइन करके एक और गेट से निकालेंगे, तो चूंकि वहां पर फाइनल टर्म में प्लस का साइन लग रहा है, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो कैरी कहलाता है। अब मैं आता हूं सम की तरफ, तो सम एक्सप्रेशन कहती थी एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, तो मुझे क्या करना है, एक एक्सॉर गेट बनाना है और इसमें 3 इनपुट पास कर देने हैं एक्स वाई जेड को लेकर, और फाइनली जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मेरा सम कहलाएगा। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर यहां पर फिलहाल फिनिश हुआ।